नमस्कार। इस वीडियो में हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी डीएससी शोध प्रविधि को पढ़ने वाले हैं, जो कि छठे सेमेस्टर का विषय है। इस वीडियो में हम इसके यूनिट 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें शोध की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को पढ़ना है, जैसे विषय चयन, सामग्री संकलन, तथ्य विश्लेषण, रूपरेखा का निर्माण करना, शोध प्रबंध का लेखन यानी उसकी प्रस्तुतिकरण। तो इन सभी को हम बारी बारी से सभी टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शोध की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में जो हमारा पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप है कि हमें विषय का चयन करना होता है। सबसे पहले शोध कार्य की शुरुआत के चुनाव से होती है। यह शोध प्रक्रिया का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यदि विषय सही तरीके से नहीं चुना गया तो हमारा सारा शोध व्यर्थ हो जाएगा, हमारा सारा परिश्रम जो है वो बेकार चला जाएगा। विषय का चयन क्यों कठिन होता है? क्योंकि जब नया शोधार्थी अक्सर यह सोचकर भ्रमित हो जाता है कि हमें किस विषय पर शोध करना है। जब आप शोध के लिए जाते हैं तो अगर आपको हिंदी साहित्य में शोध करना है तो हिंदी साहित्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे लेखक हैं। आदिकाल से, मध्यकाल से, आधुनिक काल से बहुत सारे, बहुत विस्तृत है। अलग अलग विधाएं हैं, कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण और बहुत सारी। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस विषय पर शोध करना चाहिए, हमारा विषय क्या होगा। अच्छे विषय की पहचान करने के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तत्व है कि नवीन होना चाहिए शोध का विषय, यानी नया होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए। आपका जिस विषय पर पहले शोध नहीं हुआ हो या फिर बहुत कम हुआ हो, उसी विषय को हम चुन सकते हैं। क्योंकि अगर किसी विषय पर पहले से शोध हो चुका है, पहले से उसका कंक्लूजन निकल चुका है, निष्कर्ष आ चुका है, तो उस पर हम शोध करके फिर उसी निष्कर्ष को दोहराएंगे तो ये कोई अर्थ इसका निकलेगा नहीं, क्योंकि पहले से वो सारी बातें लोगों को पता है। तो शोध क्या है? अज्ञानता से ज्ञान की ओर प्रवाह है। तो हमें नवीन विषय का चुनाव करना चाहिए जिस पे या तो बहुत कम काम हुआ हो, या फिर दोबारा काम करने पर कोई जानकारी मिलती नहीं है तो बहुत कम काम हुआ हो, या फिर काम ना हुआ हो। विषय ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर हम विस्तृत विषय को चुन लेते हैं, बहुत व्यापक विषय को चुन लेते हैं, जैसे हिंदी साहित्य में नारी विमर्श, तो हिंदी साहित्य में तो इतनी सारी रचनाएं हैं जिसे हम जीवन भर में नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसमें अगर हम नारी विमर्श को खोजने लग जाए, सबको पढ़ने लग जाए, तो हमें बहुत समय लगेगा। और शोध के लिए हमें सीमित समय में शोध करना होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो इसलिए हमें एक सीमित विषय का चुनाव करना चाहिए, ना तो वो बहुत छोटा हो, ना ही वो बहुत बड़ा हो। अगर हम किसी एक कहानी में नारी विमर्श को देखने लग जाए तो उसमें एक दो पात्र होंगी, तो फिर हम उस पर उतना सामग्री नहीं जुटा पाएंगे। तो छोटा भी नहीं होना चाहिए, ना बड़ा होना चाहिए, एक सीमित होना चाहिए जो सही होगा। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया गया है कि प्रेमचंद के उपन्यासों में नारी चेतना, तो इस तरह का विषय हम ले सकते हैं। फिर जिस विषय को हम शोध के लिए चुन रहे हैं उसके लिए हमारे पास सामग्री उपलब्ध होने आवश्यक है। यदि जिस विषय पर शोध करना है उसे संबंधित पुस्तकें, पत्रिकाएं और स्रोत अगर उसके नहीं मिलेंगे तो वह शोध आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। हम कोई उसकी सामग्री संकलन करेंगे नहीं तो फिर उसका हम विश्लेषण कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे सामग्री उपलब्ध होना आवश्यक है। फिर इसके बाद है शोधार्थी की उसमें रुचि होनी चाहिए जिस विषय पर वो शोध कर रहा है। विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें शोधार्थी की स्वयं की रुचि हो। बिना रुचि के वर्षों तक एक ही विषय पर काम करना बहुत कठिन हो जाता है। फिर व्यवहारिक उपयोगिता होनी चाहिए। हम जिस विषय पर शोध कर रहे हैं उससे समाज को या फिर जिस भी विषय को में कर रहे हैं उस विषय को कुछ ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, उससे कुछ लाभ होना चाहिए, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए कि जब हम शोध कर रहे हैं तो कुछ कंक्लूजन निकल रहा है जो हेल्पफुल है। नहीं तो जब उसकी उपयोगिता नहीं होगी तो हमारा शोध व्यर्थ हो जाएगा, हम शोध करके अपने पास तो रखेंगे नहीं। तो इस प्रकार शोध विषय से समाज, भाषा, साहित्य को कुछ नया मिलना चाहिए। विषय हमें कहाँ से मिलता है? पहले हुए शोध प्रबंधों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किन विषयों पर अभी काम होना बाकी है और किन विषयों पर काम हो चुके हैं।
किस तरह के विषय चुने जाते हैं। तो इसलिए हमें पहले के जो शोध है उन्हें पढ़ना चाहिए। हम पत्र पत्रिकाओं को देख सकते हैं कि किस तरह की प्रवृत्तियां आज के समय में प्रचलित है। अपने शोध निर्देशक यानी जो गाइड हमारे होते हैं, परामर्शदाता, उनसे उचित दिशा निर्देश लेना चाहिए। साहित्यिक पत्रिकाओं और जो समकालीन आलोचकों ने जो प्रश्न उठाए हैं उनमें नए विषय सामने आते हैं तो हम वहाँ से भी विषय ले सकते हैं। जैसे हम अभी के समय में कोई मैगजीन देखते हैं, उसमें जिन विषयों पर आलोचना हो रही, कोई अगर साहित्यिक मैगजीन है जैसे हंस है, नई धारा है, इस तरह से जितने भी है, मेरी माटी, ये सारे मैगजीन्स है, इसमें आप खोज सकते हैं कि किन विषयों पर अभी काम चल रहा है, कौन से विषय का आज आज के समय में प्रासंगिक है, तो हम उन विषय को अपना शोध का विषय बना सकते हैं। विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में उपलब्ध पुराने शोध प्रबंधों की सूची देखने से भी नए विषय का आइडिया हमें मिल जाता है। इसके बाद दूसरा हमारा स्टेज है सामग्री संकलन, यानी हम जब शोध के लिए तथ्यों को एकत्रित करते हैं उसे सामग्री संकलन कहते हैं। विषय तय होने के बाद शोधार्थी का दूसरा काम होता है सामग्री संकलन। उस विषय से संबंधित सभी प्रकार की सामग्री इकट्ठा करना दूसरा काम होता है। इसे ही सामग्री संकलन कहा जाता है। सामग्री क्या होती है? सामग्री का अर्थ है वे सभी चीज़ें जो शोध विषय को समझने और सिद्ध करने में काम आती हैं। सामग्री दो प्रकार की होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, प्राथमिक सामग्री और द्वितीयक सामग्री। प्राथमिक सामग्री जो लेखक, हम किसी रचना पे अगर शोध कर रहे हैं तो जो मूल कृति है, जो मूल रचनाएं हैं, वो प्राथमिक सामग्री होती है। जैसे कोई लेखक की डायरी हो, पत्र हो, आत्मकथा हो, लेखक द्वारा कोई इंटरव्यू दिया जाता है, साक्षात्कार, या फिर उस काल की कोई पत्र पत्रिकाएं जिसमें उस लेखक द्वारा लिखी गई कहानियां संपादित हुई हो, संकलित हुई हो, या फिर कोई और जो प्राथमिक साक्ष्य है वो प्राथमिक स्रोत होते हैं। फिर द्वितीयक साक्ष्य जो प्राथमिक स्रोत को आधार बनाकर जब हम कुछ और लिख देते हैं, अगर अगर इसको कोट किया जाए तो ये द्वितीयक सामग्री के रूप में जाना जाता है। जैसे कोई कृति है, उस पर हम शोध कर रहे हैं, उसकी अगर किसी ने आलोचना लिख दी है, उस पर कोई शोध पहले से हो चुका है, अगर हम उनको कोट करते हैं, उनका उदाहरण लेते हैं, तो फिर ये द्वितीयक सामग्री के रूप में जानी जाती है। जैसे विश्वकोश और संदर्भ ग्रंथ, साहित्य के इतिहास ग्रंथ, ये सब द्वितीयक सामग्री है। अगर हम कबीर दास के जो प्रारंभिक लोक प्रचलित दोहे हैं उन्हें अगर हम संकलित करें तो वो प्राथमिक स्रोत होगा। वही जब कबीर दास की दोहों को जब श्याम सुंदर दास अपने संपादित कर देते हैं तो ये द्वितीयक सामग्री के रूप में जाना जाएगा। इस तरह उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सामग्री इकट्ठा हमें कैसे करनी है, तो पहले स्लिप पद्धति है इसमें। यह सबसे प्रचलित विधि है। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य, उदाहरण और विचार हमें मिलते हैं उसे एक अलग पर्ची में हम लिखते जाते हैं और साथ में यह भी लिखते हैं कि यह किस पुस्तक से और किस पृष्ठ से लिया गया है। बाद में इन पर्चियों को विषय के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। फिर दूसरा नोट पद्धति है, जब विषयवार अलग अलग नोटबुक बनाकर सामग्री को दर्ज की जाती है। पहला मैंने बताया कि जितने भी मिल रहे सबको एक ही जगह लिख लिया गया। फिर दूसरा मैंने बताया कि विषय के आधार पर उसके जो भी, मतलब जब हम शोध करते हैं तो उसमें अलग अलग विषय बनाते हैं, अलग अलग उसका अध्याय बनाते हैं, तो अध्याय के आधार पर जब हम अलग अलग उसका लिखते हैं नोटबुक में तो वो नोटबुक पद्धति होती है। फिर पाद टिप्पणी पद्धति है, जब पढ़ते समय जो भी नोट ले उसके नीचे स्रोत का पूरा विवरण लिखते हैं, जैसे लेखक का नाम, पुस्तक का नाम और प्रकाशन वर्ष, पृष्ठ संख्या, जो कि मैं आपको संदर्भ सूची में बताऊंगा ये सब। तो ये पाठ टिप्पणी पद्धति है। संकलन में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हमें केवल वही सामग्री इकट्ठी करनी चाहिए जो विषय से सीधे संबंधित हो। हर सामग्री के साथ उसका स्रोत अवश्य लिखे, वरना बाद में हमें परेशानी आ सकती है। प्लेगरिज्म की समस्या होती है, यानी उसे चोरी किया हुआ समझ लिया जाता है जब हम किसी को क्रेडिट नहीं देते हैं। तो सामग्री की प्रामाणिकता जांची जाती है।
किसी अविश्वसनीय स्रोत से ली गई सामग्री शोध को कमजोर करती है। हम सोशल मीडिया पर जो बिना फैक्ट चेक किए हुए अगर हम किसी कंटेंट को उठा लेते हैं और अपने शोध में शामिल करते हैं तो यह अप्रामाणिक है, अविश्वसनीय विश्वसनीय है। तो ये शोध को कमजोर करती है, हमारा शोध सार्थक नहीं हो पाएगा। इसके बाद तीसरा हमारा चरण है, उसमें तथ्य का विश्लेषण किया जाता है। पहले हमने विषय का चयन किया, फिर सामग्री का संकलन किया। इसके बाद जो तीसरा हमारा चरण है, इसमें तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। सामग्री इकट्ठा करने के बाद उसे केवल पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, शोधार्थी को उस सामग्री की गहरी जांच पड़ताल करनी होती है। यही तथ्य का विश्लेषण कहलाता है। सरल अर्थों में अगर हम समझें तो संकलित सामग्री को तर्क और प्रमाण की कसौटी पर परखना, उसमें से सही और गलत को अलग करना, नए निष्कर्षों को निकालना ही तथ्य विश्लेषण कहलाता है। यदि शोधार्थी ने प्रेमचंद की कहानियों पर काम किया है और 5 अलग अलग आलोचकों ने 5 अलग अलग बातें कही हैं, तो शोधार्थी को यह तय करना होगा कि कौन सी बात सबसे अधिक तर्कसंगत है और क्यों। उसी को वो अपने शोध में शामिल करेगा। अगर प्रेमचंद के ऊपर हुए शोध को देखें तो प्रेमचंद के ऊपर बहुत सारे शोध हो चुके हैं। तो अगर हम सबको शामिल करने लग जाए तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा हमारा शोध। तो उसमें हमें चयन करना होगा कि कौन सा हमारे विषय के अनुरूप है और किसे हम अपने शोध में शामिल कर सकते हैं। फिर विश्लेषण की प्रमुख विधियां हैं, जिसमें तुलनात्मक विधि है, ऐतिहासिक विधि है, वर्णनात्मक विधि है और विश्लेषण संश्लेषणात्मक विधि है। तुलना में हम 2 लेखकों की तुलना करते हैं, रचनाओं की तुलना करते हैं, कालखंडों में आपस में तुलना करते हैं। फिर ऐतिहासिक विधि है, इसमें किसी विषय की प्रवृत्ति का समय के साथ साथ यानी काल क्रम के अनुसार उसका विकास देखते हैं। जैसे हिंदी कविता में छायावाद का उद्भव और विकास, यह इसका विषय हो सकता है। फिर वर्णनात्मक विधि है, तथ्य को बिना किसी पूर्वाग्रह का ज्यों का त्यों वर्णित करना इसमें किया जाता है। यानी हम उसमें अपने विचार को नहीं थोपते हैं, जो तथ्य है वो तथ्य है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो बिना पूर्वाग्रहों का ज्यों का त्यों हम वर्णन करते हैं। फिर विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक विधि है, पहले किसी विषय को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखना, फिर उन हिस्सों को जोड़कर एक समग्र निष्कर्ष निकालना ही विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक विधि है। यानी कोई बड़ी सामग्री को अगर हम अपने शोध के लिए उपयोग कर रहे हैं तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उसमें से जो उपयोगी कंटेंट है, सामग्री है, उसको हम निकाल लेते हैं विश्लेषण के आधार पर। तो ये विश्लेषणात्मक विधि है। फिर विश्लेषण में हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं यहाँ बताई गई हैं, जिसमें हमें तथ्य और मत में अंतर करना होगा। किसी आलोचक का मत और उसके वास्तविक तथ्य एक नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। तो दोनों में अंतर हमें स्पष्ट होना चाहिए। हमें पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। शोधार्थी को अपने निजी लगाव या नापसंद से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। फिर परस्पर विरोधी प्रमाणों को हमें साथ साथ प्रस्तुत करना चाहिए। यदि 2 स्रोत एक दूसरे के विरुद्ध बात कह रहे हैं तो दोनों को सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करके ही उनका प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। फिर निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होना चाहिए, बिना प्रमाण से कोई भी निष्कर्ष स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद चौथा चरण है, जिसमें रूपरेखा का निर्माण किया जाता है। जब हम सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं, उसका विश्लेषण भी कर लेते हैं, तब शोधार्थी शोध प्रबंध लिखने के पहले एक रूपरेखा तैयार करते हैं। रूपरेखा क्या होती है? रूपरेखा शोध प्रबंध का एक ढांचा होती है। जैसे किसी मकान का नक्शा बनाया जाता है और उसी के आधार पर वो घर बनाया जाता है, इसी तरह रूपरेखा होती है शोध में। इसमें यह तय किया जाता है कि शोध प्रबंध में कितने अध्याय होंगे, प्रत्येक अध्याय में क्या क्या आएगा, विषयों का क्रम कैसा होगा और हमें कितनी बड़ी शोध करनी है, उसी हिसाब से अध्यायों की जो विस्तार है वो किया जाता है। रूपरेखा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि बिना रूपरेखा के लिखने से, जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान शहर में जाना, उसी प्रकार बिना रूपरेखा के शोध करना होता है।
शोधार्थी भटक जाता है, कहीं एक ही बात को दो बार दोहरा दिया जाता है, कहीं कहीं जरूरी बातें भी छूट जाती है, इसलिए रूपरेखा का निर्माण करना आवश्यक है। रूपरेखा से लेखन में अनुशासन और व्यवस्था आती है। रूपरेखा का यहाँ प्रारूप दिया गया है। जैसे प्रारंभिक सामग्री होती है जिसमें शीर्षक पृष्ठ होता है, सबसे पहले थीसिस लिखते हैं उसमें सबसे पहले शीर्षक होता है पहला पेज पे। फिर उसके प्रमाण पत्र होते हैं कि ये शोधार्थी इस विषय पर शोध कर रहे हैं। फिर आभार प्रदर्शन होता है, जहाँ जहाँ से हमें सहयोग मिला है उसके प्रति हम आभार प्रस्तुत करते हैं। फिर विषय की सूची होती है कि हमारे शोध में कौन कौन से विषय संलग्न हैं, कौन कौन से अध्याय हैं। फिर इसके बाद अध्याय आता है, पहला अध्याय जिसमें भूमिका और प्रस्तावना आदि होती है। विषय की भूमिका में विषय का परिचय, शोध की आवश्यकता क्यों है, इस शोध की सीमाएं क्या हैं और इस शोध की प्रविधि क्या क्या है, हम किस प्रकार से इस शोध को कर रहे हैं। तो ये पहला अध्याय होता है। बीच के अध्यायों में मुख्य विषय की विस्तृत विवेचन किया जाता है, अलग अलग पक्षों पर अलग अलग अध्याय उसमें बनाए जाते हैं। फिर अंतिम अध्याय होता है जिसमें उपसंहार होता है, समस्त शोध का निष्कर्ष होता है और इसके बाद संदर्भ सूची आती है, परिशिष्ट आती है और अनुक्रमणिका आती है। तो इस प्रकार से शोध का एक लोक प्रचलित स्वरूप है, जिसमें संदर्भ सूची मैं आपको यूनिट 4 में बताऊंगा इन सारे को। परिशिष्ट होता है जिसमें हम जहाँ जहाँ से उपयोग किए हैं, जिन जिन किताबों का उपयोग इसमें किए हैं, उन सब का उल्लेख इसमें किया जाता है। अच्छी रूपरेखा के गुण यहाँ बताए गए हैं। अच्छी रूपरेखा में क्रमबद्धता होती है, विचारों का एक तार्किक क्रम होता है। जो बात पहले आनी चाहिए वह पहले आए, जो बाद में आनी चाहिए वो बाद में आए। तो इस प्रकार से एक क्रमबद्धता होती है। फिर संतुलन होता है, सभी अध्याय लगभग समान महत्व के और समान विस्तार के होने चाहिए। एक अध्याय बहुत बड़ा, दूसरा अध्याय बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। सबका जो पृष्ठों की संख्या है औसतन बराबर होनी चाहिए। अच्छी रूपरेखा के लिए पूर्णता आवश्यक है। विषय का कोई महत्वपूर्ण पक्ष छूटना नहीं चाहिए और कोई भी अनायास रूप से नहीं आना चाहिए। बिना मतलब का कोई तत्व नहीं आना चाहिए जो कि शोध को बोरियत में परिवर्तित कर सकता है। फिर इसमें अस्पष्टता होती है। अध्यायों के नाम ऐसे हो जिनसे स्पष्ट पता चले कि उस अध्याय में क्या बताया गया है। इसके बाद पांचवा हमारा टॉपिक है, इसमें पांचवा चरण है शोध प्रबंध लेखन। यह शोध प्रक्रिया का सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें शोधार्थी अपने सारे विश्लेषण, तथ्यों, निष्कर्षों को व्यवस्थित रूप में लिखता है। शोध प्रबंध का अर्थ देखें तो शोध प्रबंध एक ऐसा विस्तृत लिखित प्रपत्र है जिसमें शोधार्थी जो है वो अपने विषय की पूरी जानकारी प्रस्तुत करता है, नए तथ्य, नए निष्कर्ष या नई व्याख्याओं को सामने रखता है, हर बात को प्रमाण पर सिद्ध करता है। यह विश्वविद्यालय में पीएचडी या एमफिल उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अब एमफिल हटा दिया गया है तो अब 4th ईयर में भी शोध किया जाता है ग्रेजुएशन के। तो पीएचडी और जो स्नातक है इसमें शोध में यह प्रयोग किया जाता है। अच्छे शोध प्रबंध के गुण बताए तो इसमें मौलिकता होती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई नया विषय हो। फिर वस्तुनिष्ठता शोध के प्रमुख आवश्यक गुण हैं, जिसमें शोधार्थी को अपनी व्यक्तिगत पसंद और नापसंद से उठकर शोध करना होता है। यदि तथ्य किसी लेखक के विरुद्ध जाते हैं तो उन्हें भी ईमानदारी से प्रस्तुत करना होता है। फिर शोध प्रबंध के जो अगले आवश्यक गुण है, इसमें प्रामाणिकता है। जो भी बात कही जाए उसके साथ उसका स्रोत देना अनिवार्य है, उसका प्रमाण देना अनिवार्य है। बिना संदर्भ के कहीं कोई बात असामान्य मानी जाती है। सुसंबद्धता होनी चाहिए, एक अध्याय का दूसरे अध्याय से तार्किक संबंध होना चाहिए। पाठक को लगना चाहिए कि पूरा प्रबंध एक सूत्र में पिरोया हुआ है। फिर इसके बाद इसकी भाषिक शुद्धता होनी चाहिए, भाषा शुद्ध, स्पष्ट और परिमार्जित होनी चाहिए, मानक भाषा होनी चाहिए। अनावश्यक जटिलताओं से हमें बचना चाहिए जिससे संप्रेषण में हमें समस्या आती है। फिर लेखन कैसे करें, तो चरण दर चरण इसका प्रारूप को हम देखते हैं। पहला प्रारूप है जिसमें सबसे पहले बिना रुके, बिना
बहुत अधिक संशोधन की चिंता किए लिखते जाएं। इस चरण में विचारों को कागज पर उतारना जरूरी होता है, भाषा बाद में सुधारी जा सकती है। फिर उसका जब हम एक बार लिख लेते हैं, उसका रॉ डाटा तैयार कर लेते हैं, तो फिर उसका पुनरीक्षण करते हैं। पहला प्रारूप तैयार होने के बाद उसे ध्यान से पढ़ते हैं। क्या तर्क की कमी रह गई है उसमें, क्या कहीं एक ही बात बार बार आ रही है, या क्या कोई ज़रूरी बात छूट गई है, क्या इसकी भाषा सही है। इन सभी तथ्यों के आधार पर हम उसका पुनरीक्षण करते हैं। फिर अंतिम प्रारूप तैयार करते हैं। इसके बाद जब पुनरीक्षण के बाद अंतिम अंतिम रूप में हम शोध प्रबंध को व्यवस्थित करते हैं, संदर्भ सूची जांचते हैं, परिशिष्ट जोड़ते हैं, पूरे प्रबंध को एक बार अंत से अंत, शुरू से अंत तक पढ़कर देखते हैं कहीं कुछ गलत ना हो। इसके बाद संदर्भ देने की विधि है। शोध प्रबंध में जब भी किसी पुस्तक से कोई बात ली जाती है तो उसका संदर्भ देना अनिवार्य होता है। इसके लिए सामान्यतः लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का नाम, प्रकाशन संस्थान, प्रकाशन वर्ष और पृष्ठ संख्या दिया जाता है, जो कि हम 4th यूनिट में आपको जब ये संदर्भ सूची लिखना बताएंगे तब इन सारी चीज़ों की चर्चा होगी। यह संदर्भ या तो उसी पृष्ठ के नीचे पद टिप्पणी के रूप में दिया जाता है, या अध्याय के अंत में शोध प्रबंध के अंत में संदर्भ सूची के रूप में दी जाती है। इस प्रकार हमने पांचों चरणों को संक्षेप में देखा, जिसमें विषय चयन, सामग्री संकलन, तथ्य विश्लेषण, रूपरेखा निर्माण और शोध प्रबंध लेखन। ये पांचों चरण एक श्रृंखला की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। एक चरण को पूरा होने के बाद दूसरा चरण शुरू होता है, और यदि एक चरण में लापरवाही हो तो पूरा शोध ही प्रभावित होता है और आगे के चरणों पर असर पड़ता है, शोध सार्थक नहीं हो पाता। इसलिए प्रत्येक चरण पर पूरा ध्यान देना आवश्यक है। तो इस प्रकार हमने शोध की प्रक्रिया में विविध चरणों को देखा, शोध लिखने की विधि, शोध करने की विधि को देखा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यूनिट 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद यूनिट 4 की वीडियो आएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।